थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास है टैली की, जिसमें हमारी दो मेन टॉपिक रह गए हैं, असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और पेरोल का। तो सबसे पहले असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये पेशवी कोई बुक में समझा चुका हूँ, अभी एक मरतबा फिर से समझा दूंगा। सबसे पहले कर क्या रहा हूँ कि इसमें एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं असेंबलिंग के नाम से। फाइल क्रिएशन का तरीकेकार वही है जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। अच्छा जी, फाइल क्रिएट होने के बाद सबसे पहले अब मैं हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने पास स्टेप वन। और स्टेप वन क्या, आपके पास क्रिएट लेजर्स। और लेजर्स कहाँ से बनते हैं आपको पता ही है। गेट वेब टैली में आके अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर्स, और लेजर्स में जाने के बाद क्रिएट। जो लेजर्स बना रहा हूँ इसको गौर से देखिएगा सामने। पहला लेजर मैं बनाता हूँ कैश इन हैंड के नाम से। टाइप क्या होगी इसकी, कैश इन हैंड। इसका बैलेंस मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया 6 लाख। एक बनाते हैं HBL बैंक के नाम से। टाइप क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट। इसका बैलेंस दे दिया मैंने 7 लाख। नेक्स्ट आपके पास बना रहा हूँ मैं कैपिटल। कैपिटल की टाइप आ गई कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस आ गया 13 लाख। अब मैं बनाता हूँ सेल मेन फ्रेम। टाइप आ गई आपके पास सेल अकाउंट। सेल मेन बॉडी सेल अकाउंट। सेल इंजन सेल व्हील सेल टोयोटा कार। फिर आ जाते हैं परचेज मेन फ्रेम परचेज अकाउंट। परचेज मेन बॉडी परचेज इंजन परचेज व्हील। लेजर्स क्रिएशन का। अच्छा जी, लेजर। अच्छा जी, नेट में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। अब है हमारे पास लेजर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं स्टूडेंट। अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ स्टेप टू। और स्टेप टू क्या है हमारे पास, क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर। यानी इन्वेंट्री बनाने से पहले उसके लिए आपको एक यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा।
और यूनिट ऑफ मेजर कहाँ से क्या टैली में जाके कहाँ जाते थे? यूनिट ऑफ में जाने के बाद क्रिएट। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सिंबल आ जाएगा, इसमें भी यूनिट ऑफ मेजर जो बनेगा वो ईच के नाम से बनेगा। तो ईच का सिंबल क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपके पास E A, और फॉर्मूला नेम में यहाँ पर आके पूरा नाम आ जाएगा आपके पास। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है वैद मेरे दोस्त, मैं जब भी रुका हुआ हूँ थोड़ा, क्योंकि दोनों नेट कनेक्शन प्रॉब्लम, इसलिए मैं खुद रुका हुआ हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर है वॉइस? सही है। अच्छा जी, अब स्टेप वन हमने फॉलो कर लिया था, अब हम लोग करने जा रहे थे ये स्टेप टू को फॉलो। और स्टेप टू में फिर से बता देता हूँ, स्टेप टू में हम क्या कर रहे थे? क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, यानी इन्वेंट्री बनाने से पहले उसके लिए यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मेजर कहाँ से बनता है आप लोग को पता ही है, गेट और टैली में आके इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, और यूनिट ऑफ मेजर में जाने के बाद क्रिएट। इसमें भी ईच के नाम से हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा, तो ईच का सिंबल आ जाएगा E A, और फॉर्मूला नेम में पूरा नाम आ जाएगा ईच। डेसिमल प्लेसेस जीरो ही रहेगा आपके पास, एंटर करके आप इसको सेव करेंगे। अब है आपके पास स्टेप थ्री, और स्टेप थ्री क्या है आपके पास? क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब स्टेप थ्री में क्या होगा? जितने रॉ मटेरियल्स हैं उसकी इन्वेंट्री क्रिएशन होगी। इन्वेंट्री क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है हमने पूरा टॉपिक करा हुआ है। गेट वट की इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, और स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद क्रिएट। अच्छा जी, यहाँ पर आके सबसे पहले नाम आ जाएगा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री मेंटेन करने का तरीकेकार पहले मैं बता चुका हूँ, मैंने याद होगा आप लोग को, एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ, देख लेना। सबसे पहले नाम आ जाएगा आपके पास मेन फ्रेम, बाय डिफॉल्ट टाइप इसमें आ गई प्राइमरी आपके पास। यूनिट ऑफ मेजर ईच के नाम से बनाकर आए थे, सेलेक्ट कर लेना। स्टैंडर्ड रेट्स कब यूज किया जाता है मैंने बताया था, जब इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस देनी हो। तो अभी मुझे सेलिंग प्राइस नहीं देना चाह रहा मैं, तो इसको नो ही रहने दो। रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी, कितना ओपनिंग बैलेंस, कितने पीस पड़े हैं मेन फ्रेम के आपके पास? मैं कहता हूँ मेरे पास मेन फ्रेम के 50 पीस पड़े हैं। कॉस्ट रेट क्या है इसकी? तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट जो रेट मैंने दे दी है, इसके रेट दे दिए मैंने मिसाल के तौर पे 4,65,000 रुपये। एंटर करोगे टोटल वैल्यू खुद आ जाएगी, 4,65,000 को मल्टीप्लाई करा 50 से, तो 2,32,50,000 का स्टॉक अवेलेबल है। एंटर करके सेव करोगे इसको। फिर है आपके पास मेन बॉडी अंडर प्राइमरी यूनिट ईच, इसका बैलेंस भी 50 पीस पड़े में, और इसका मैंने दे दिया आपके पास 11,25,000 रुपये की कॉस्ट। एंटर, देन सेव। फिर है आपके पास इंजन प्राइमरी यूनिट ईच, इसके भी 50 पीस पड़े में, और इसकी कॉस्ट जो दे दी मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल 15,60,000 रुपये। एंटर, देन सेव। और लास्ट ही मेरे पास व्हील, व्हील के मेरे पास 100 पीस पड़े हैं,
और इसकी जो कॉस्ट देता हूँ वो मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 27,000 रुपये। अच्छा जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, पेशी कोई बुक में मैं समझा कर आया था, एक मरतबा फिर से सुन ले। टू क्रिएट वन फिनिश्ड आइटम विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स इज नोन एज असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स को मिलाकर जो एक फिनिश्ड आइटम बनाया जाता है वो आपके असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंप्यूटर बनाया जा रहा है तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो एक असेंबल आइटम है। लेकिन एक कंप्यूटर बनाने में क्या 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 चीज़ें लगती हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क लगेगी, रैम लगेगी, मदरबोर्ड लगेगी, डेटा केबिन लगेगी। तो ये हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, डेटा केबिन, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं। उन सारे पार्ट्स को जब मिलाया जाएगा तो एक फिनिश आइटम क्रिएट होगा, और आपका क्या है, कंप्यूटर है। इसमें जो हम लोग ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक कार की कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसमें एक फाइल बना ली, और एक नई फाइल क्रिएट करने के बाद स्टेप वन में सबसे पहले हमने क्या करा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना लिया। स्टेप वन में हमने क्या करा, चार्ट ऑफ अकाउंट यानी के लेजर्स की क्रिएशन कर ली। इसमें देखो यहाँ पर आके इंजन, मेन बॉडी, मेन फ्रेम, व्हील, ये चारों चीजें क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं। सही है। और टोयोटा कार क्या है, ये फ्रेंच वाटर में जो आपकी कंपनी में बनाई जा रही है। जब एक कार के ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं कार को बनाने के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ डमी के तौर पे आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल हैं। और टोयोटा कार क्या है, ये फ्रेंच वाटर में जो कंपनी में बनाया जा रहा है। क्लियर है। स्टेप वन में लेजर्स बनाने के बाद स्टेप टू में हमने क्या करा था, क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, यानी इन्वेंट्री बनाने से पहले उसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करा। फिर स्टेप थ्री में हमने क्या करा, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आइटम। स्टेप थ्री में जो कंपनी में फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, ओ सॉरी, स्टेप थ्री में हमने क्या करा था, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जितने रॉ मटेरियल से, जितने पार्ट से, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करा, उन सबकी इन्वेंट्री की क्रिएशन कर ली। ये देख लो, इन सबकी हमने क्या करा, इन्वेंट्री क्रिएशन कर ली। अब है आपके पास स्टेप फोर। और स्टेप फोर क्या है आपके पास, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आइटम। क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आइटम। अब स्टेप फोर में क्या होगा, कंपनी में जो फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है अब उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री यहीं से मेंटेन होगी जहां से नॉर्मली इन्वेंट्री आइटम हम लोग बना रहे होते हैं। यानी गेट टू टेल यू कि इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, और स्टॉक आइटम्स में आने के बाद क्रिएट। लेकिन फिनिश गुड आइटम की इन्वेंट्री बनाने से पहले तुम लोग को करना क्या होगा, रिपीट कर दूं, फिनिश गुड आइटम की इन्वेंट्री बनाने से पहले तुम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री में रहते हुए फंक्शन की प्रेस करोगे F12। इन्वेंट्री में रहते हुए फंक्शन की प्रेस करोगे तुम लोग कौन सी, F12। और F12 प्रेस करने के बाद ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है ना, अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को क्या कर देना, यस कर देना। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, पेशी कोई बुक में मैंने समझाया था, एक मरतबा फिर से सुन लो। विच रॉ मटेरियल एंड हाउ मेनी क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन फिश बॉटम इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। यानी कि एक फिश बॉटम बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, ये आपका कहलाता है बिल ऑफ मटेरियल। अब लाजमी आते हैं यहाँ पे, आप फिनिश बॉटम की इन्वेंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पे मुझे इसको बताना ये पड़ेगा कि भाई एक फिनिश बॉटम बनाने में ये रॉ मटेरियल लगेगा। तो जब फिनिश बॉटम की इन्वेंट्री बनाओगे तो करोगे क्या, इन्वेंट्री में आने के बाद फंक्शन की प्रेस करोगे F12। और F12 प्रेस करके जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है, अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को लाजमी यस कर देना और एंटर करके बाहर आ जाना। नाम आ जाएगा, क्या चीज बनाई जा रही है, टोयोटा कार। बाय डिफॉल्ट टाइप प्राइमरी यूनिट ईच, ये देख लो आ गया। सेट कंपोनेंट बॉम्ब, बॉम्ब स्टैंड फॉर बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर आके यस करोगे, इसको एंटर करना। कंपोनेंट ऑफ टोयोटा का यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, अभी सिर्फ हमें अवेयरनेस देनी है। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर अभी हम बना नहीं रहे कि इतनी गाड़ियां बन गई हैं, नहीं, अभी सिर्फ हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई मैं ये एक फिनिश आइटम बना रहा हूँ और एक फिनिश आइटम बनाने में ये रॉ मटेरियल लगता है, इतनी इतनी क्वांटिटी लगती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। एंटर करोगे तो राइट हैंड साइड पे देखो जितने रॉ मटेरियल्स की इन्वेंटरी बनाकर आए थे सारी आ गई। अब एक एक करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई एक फिंजाटा बनाने में ये कौन कौन सी चीजें लेंगे और कितनी कितनी इसकी क्वांटिटी लगेगी। सबसे पहले आ रहा है इंजन, तो इंजन कितने लेंगे, लाग जाते एक लगेगा। फिर आ जाता है आपके पास मेन बॉडी, वो भी कितनी लगेगी, वन। फिर आ जाता है आपके पास मेन फ्रेम, वो भी कितना आ गया, एक। फिर आ जाता है आपके पास व्हील, तो वो कितना आ गया, पांच। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि एक फिश आइटम बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, ये आपका कहलाता है बिल ऑफ मटेरियल। सही है। एंड ऑफ लिस्ट है ना, अभी इसका बिगिनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे।
डायरेक्ट एंटर करके क्या कर देना, इसको सेव कर देना। अब अगर आप लोग को याद हो, पेस्ट्री और क्विक बुक में क्या होता था, तो क्या होता था जब हम फिनिश गुड की इन्वेंट्री बना लेते थे तो उसमें सिर्फ हम असेंबली की एंट्री परफॉर्म करते थे। सही है। अगर बात करें पेज की तो टास्क मेन्यू में आके असेंबलीज, और अगर बात करें कोई बुक की तो उसमें वेंडर मेन्यू में आके इन्वेंटरी एक्टिविटीज, और इन्वेंटरी एक्टिविटीज में आएगा बिल्ड असेंबलीज। यानी कि उन दोनों सॉफ्टवेयर्स में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर दिया हुआ था, मौजूद था। लेकिन अगर बात करें टैली की, तो लास्ट क्लास में हम लोग वाउचर सिस्टम कंप्लीट कर कर आ रहे हैं। हमने इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वाउचर होता ही नहीं है। अब सवाल ये होता है कि अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नहीं है तो क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे परफॉर्म करोगे, इसमें तो होता ही नहीं है। इस बात को ये याद रखिएगा कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर होता नहीं है। इसमें करना क्या पड़ेगा कि आपको पहले एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर खुद बनाना पड़ेगा इस पे, और फिर उस पे आके एंट्री परफॉर्म होगी। पहले एक इन्वेंट्री वाउचर खुद बनाना पड़ेगा और फिर उस पे आके आप एंट्री परफॉर्म करेंगे। सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो ये है स्टेप 5 है। और स्टेप 5 के आपके पास क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। अहमद मेरे दोस्त, शुरू की क्लासेस देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन कब यस किया जाता है? जब इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस हमें देनी हो, तब स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन को हम लोग यस करते हैं। सही है अहमद। अच्छा जी, अब हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टेप 5। और स्टेप 5 क्या है आपके पास? क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ, क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। सबसे पहले हमें एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, सर्विस में सिर्फ एंट्री परफॉर्म होती है। ये जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो क्रेडिट हो जाता है और कैश या बैंक डेबिट हो जाता है, बस। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर कैसे और कहाँ से परफॉर्म होगा, गौर से देखो। गेट पर टेली में आके इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद वाउचर टाइप्स, और वाउचर टाइप्स में जाने के बाद क्रिएट, वाउचर टाइप्स में जाने के बाद क्रिएट। गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले नाम आ जाएगा आपके पास, कौन सा वाउचर बना रहे हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर क्या होगी? स्टॉक से ताल्लुक है तो टाइप ऑफ वाउचर क्या हो जाएगी इसकी? स्टॉक जर्नल। एब्रीविएशन क्या आएगी? मैन्युफैक्चरिंग की आएगी MFG, और वाउचर की क्या आएगी? VHR। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या रहेगा? ऑटोमेटिक। बाकी ऑप्शन जैसे आ रहे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन ये जो आ रहा है ना सेकंड लास्ट ऑप्शन, कह रहा है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, कह रहा है आप इसको बना क्यों रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना रहे हो, लाजमी सी बात है। तो इसको क्या करना? यस करना। और एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। एंटर करके सेव कर दीजिएगा। अब कंपनी में 2 गाड़ियां बने, या अब कंपनी में 200 गाड़ियां बने। अब अकाउंटेंट का काम क्या होगा? वो सिर्फ असेंबल एंट्री परफॉर्म करेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार इस सॉफ्टवेयर को ये बता चुका हूँ कि भाई एक गाड़ी बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है, उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लग रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज 3 अक्टूबर को मेरे पास 10 गाड़ियां बन जाती हैं, तो मेरा काम ये नहीं है कि बाबा मैं सॉफ्टवेयर को ये बताऊंगा कि भाई 10 गाड़ियां बनाने में इतने व्हील लेंगे, इतने मेन बॉडी लेंगी, इतने स्टायरिंग, इतनी डैशबोर्ड, नहीं। हमारा काम एक बार डिफाइन करना था, जो हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब जैसे ही मुझे पीछे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से ये पता चलेगा कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, आप अपने फिनिश गुड को बढ़ा दें, अपने रॉ मटेरियल को कम कर दें, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? सिर्फ असेंबल एंट्री परफॉर्म करेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री परफॉर्म करेगा। तो लास्ट स्टेप है स्टेप 6 है, और स्टेप 6 क्या है आपके पास? क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। और वो एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म होगी, गौर से देखो। गेट फ्रॉम टैली में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स में। गेट फॉर टैली में आके आप कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स में। और इन्वेंट्री वाउचर्स में जाने के बाद कौन सी की प्रेस करनी है? ऑल्टर F7। यहाँ पे चैट में लिख भी देता हूँ ताकि आसानी हो जाए तुम लोग को। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद कौन सी प्रेस करोगे? ऑल्टर F7। जैसे ही ऑल्टर F7 की प्रेस करोगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आके हमें कौन सा वाउचर बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना है ना, तो यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज बनाई जा रही है, इस पे बस सेलेक्ट करो। सामने शो हो रहा है टोयोटा कार, सिलेक्ट कर लेना टोयोटा कार। कितनी गाड़ियां बन रही है? मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 गाड़ियां बन रही है। 5 लिख के जैसे ही एंटर करोगे, ये देखो तमाम डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कह रहा है 5 टोयोटा कार बनाने में इंजन कितने लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि एक गाड़ी में एक लाया था, 5 गाड़ी में 5 इंजन लेंगे। 15,60,000 का एक है, तो टोटल 78 लाख के ये लेंगे। मेन बॉडी का बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, टोटल प्राइस बता रहा है। मेन फ्रेम आ गया, व्हील एक गाड़ी में 5 लगाए थे, 5 गाड़ी होनी है, 25 व्हील लेंगे, 27,000 का एक है, 6,75,000 के ये लेंगे।
अगर रन सेट पे जब आओगे कोई एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, यानी कोई लेबर का एक्सपेंस आ जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाता है, तो वो यहाँ पे आके सिलेक्ट किया जा सकता है अगर अकाउंट बना हुआ है तो। सही है। अगर बना हुआ है तो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना अकाउंट को। उसकी जो अमाउंट है वो परसेंटेज में भी दे सकते हो और नॉर्मल वैल्यू भी दे सकते हो, वो आपकी कॉस्ट में ऐड कर देगा। अगर नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लोगे यहाँ पे, एंड ऑफ लिस्ट। नरेशन क्यों बना रहे हो, बेचने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फॉर सेल्स। नरेशन में क्या आ जाएगा, फॉर सेल्स। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पर आके आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आके आपको ये बता रहा है दो अमाउंट्स आ रही हैं, गौर से देखना। दो अमाउंट्स आ रही हैं, इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, टोटल फिनिश आइटम की कॉस्ट बता रहा है कि टोटल 5 गाड़ियां, टोटल रॉ मटेरियल, टोटल फिनिश आइटम कितने के बन रहे हैं आपके पास, 1,64,25,000 रुपये टोटल फिनिश आइटम की कॉस्ट बता रहा है। और इफेक्टिव रेट सिर्फ एक गाड़ी के रेट डिफाइन कर रहा है। अच्छा जी, एक बार तो फिर से बता दूं, यहाँ पर आके नरेशन में देखो आप लोगों ने क्या लिख दिया। क्यों बना रहे थे हम लोग, बेचने के, तो नरेशन में आ गया आपके पास फॉर सेल्स। यहाँ पर आके दो कॉस्ट शो कर रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट और इफेक्टिव रेट। दोनों में फर्क क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, टोटल फिनिश आइटम की कॉस्ट बता रहा है कि टोटल जो 5 गाड़ी होनी है, टोटल फिनिश आइटम कितने के बन रहे हैं, 1,64,25,000 रुपए के। और इफेक्टिव रेट एक फिनिश आइटम की कॉस्ट बता रहा है, एक गाड़ी की रेट बता रहा है कि एक गाड़ी आपके यहाँ कितने की बन रही है, 32,85,000 रुपए, 32,85,000 रुपीज। सही है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा था, सर हम स्टॉक जनरल क्यों नहीं यूज कर रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्टॉक जनरल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉक जनरल परफॉर्म करोगे तो मेरे दोस्त वो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम नहीं करेगा, याद रखना। तो हमें इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना पड़ेगा। सही है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आके वाउचर कंप्लीट, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट, एंटर, देन सेव। नहीं मेरे दोस्त हुजैफ, ऐसी कोई की बनी हुई नहीं है कोई मेरे पास। जब भी मैं साथ साथ लिखवा रहा था, नोट डाउन करवा रहा था। अगर नहीं करी है मेरे भाई, तो फिर आप रिकॉर्डिंग जब आपके साथ शेयर हुई है तो उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसी बनाई नहीं है यार। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखिएगा। इसकी रिपोर्ट्स देखने के लिए तुम जाओगे गेट टू टैली में जाके स्टॉक समरी। गेट टू टैली में आके स्टॉक समरी, यहाँ पर आके देखो, ये बता रहा है इंजन तो 50 हमने डाले थे, 5 लग गए थे, 45 रह गए, 15,60,000 का एक है। टोटल कितने के पड़े में आपके पास, 70 करोड़, सॉरी 70,02,000 रुपए के ये पड़े में। मेन बॉडी बता रहा है 45 रह गई हैं, 11,25,000 की एक थी, 50,05,000, नहीं हाँ, एक मिनट को, ये पड़ी हुई है आपके पास 5,06,25,000 रुपए की ये पड़ी हुई है। फिर बता रहा है आपके मेन फ्रेम का व्हील 100 डाले थे, 25 लग गए, क्योंकि एक गाड़ी में 5 आए थे, 5 गाड़ी में थी, 25 लग गए थे, 75 रह गए। 27,000 का एक है, तो टोटल ये कितने के पड़े में आपके पास, 20,25,000 के ये पड़े में। सेम इसी तरह से आपके पास टोयोटा कार 5 बनाई है, 32,50,000 की, 32,85,000 की एक है, टोटल 1,64,25,000 की ये पड़ी है। टोटल रॉ मटेरियल फिनिश गुड के मिला के 215 पीस है आपके पास सब पड़े हुए। और सर 16,02,00,000 रुपए का स्टॉक आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल फिनिश गुड का मिला के। सही है। स्टॉक से ताल्लुक होता है, मीन थोड़ा कंसंट्रेट अगर उस पर करते हैं मेरे दोस्त तो आसानी हो जाती है। स्टॉक से उसका ताल्लुक होता है। सही है। उसका हमें नेचर डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारी इसकी नेचर क्या है। जैसे अगर तुम्हें याद हो पेशी, अगर आपने अमीन करा हुआ है, अगर नहीं करा तो जब करोगे समझ आ जाएगा। जब हम कस्टमर और वेंडर बनाते थे तो वहां पे पेशी में भी हम उनकी नेचर डिफाइन करते थे कि कस्टमर की बिलोंगिंग किस होती है, वेंडर की बिलोंगिंग किससे होती है। सेम इसी तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हम मेरे दोस्त यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसकी नेचर डिफाइन करनी है। स्टैंडर्ड रेट में यस और नो, नहीं अहमद। स्टैंडर्ड रेट जब मैन्युफैक्चरिंग करो तो उसमें सेलिंग प्राइस देने की जरूरत नहीं थी, तो हमने उसमें नो रखा था। लेकिन जब ट्रेडिंग प्रोसेस करोगे तो हमें उसको यस करना
करना होगा। आप लोग ये तमाम चीजें भूल चुके हैं जो बहुत डिटेल में मैं लास्ट क्लास में समझा के आ चुका हूँ टैली में। खैर, तो यहाँ पर आके खैर यार हमारा असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब आए थे हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है पेरोल। पेरोल क्या होता है पेशी में समझाया था, कोई बुक में नहीं था, टैली में है, तो एक मरतबा फिर से सुन लें। पेरोल क्या होता है? द डेटा विच कैन बी मेंटेन बाय कंपनी फॉर एम्प्लॉयज इज नोन एज पेरोल। डेटा इंक्लूड्स डेटा इंक्लूड्स द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। मेरे दोस्त अहमद, इसको जब वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ जो शेयर की जाती है ना, वो शेयर ही इसलिए की जाती है कि आप उसको बाद में फिर आराम से देख सकें, उसको नोट डाउन भी कर सकें। अगर क्लास में साथ साथ ये पूरी डिटेल नोट डाउन करोगे तो फिर क्लास तो 2 घंटे भी ले लो तो वो कम हो जाएगी, सही है। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होती है ना, तो उसको अपने पास डाउनलोड करके आराम से सुकून से बैठ के फिर उसको एक एक करके पॉज करके आप सुन भी सकते हैं, और अपने पास जो चीज़ नोट डाउन करना चाहें उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, सही है अहमद? अच्छा जी, रिपीट कर रहा हूँ। द डेटा विच कैन बी मेंटेन बाय कंपनी फॉर एम्प्लॉयज इज नोन एज पेरोल। Data includes the personal information of the employees, the salary benefits of the employees and the salary reduction of the employees. पेरोल क्या होता है? कंपनी एम्प्लॉयज का जो डेटा अपने पास मेंटेन करती है वो हमारा पेरोल कहलाता है। डेटा मेंटेन करने से क्या मुराद है? एम्प्लॉयज की सैलरी में क्या, एम्प्लॉयज को सैलरी में क्या क्या चीजें देनी है, एम्प्लॉयज की सैलरी से क्या चीजें डिडक्ट करनी है, एम्प्लॉयज की कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने अपने पास रखनी है, तो ये सारी चीजें मेरे पास डेटा में आती है, मेरा पूरा पेरोल कहलाता है। अब अगर तुम लोग सामने देखोगे गेट फॉर टैली पे, तो इसमें पेरोल का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है इसमें पेरोल है ही नहीं। पेरोल होता जरूर है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, तो पहले उसको एक्टिवेट करवाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास पेरोल का, स्टेप 1 है। और स्टेप 1 क्या है? एक्टिवेट द ऑप्शन ऑफ पेरोल। यही असेंबलिंग के फाइल पे मैं पेरोल को टॉपिक करवा रहा हूँ, और स्टेप 1 क्या है आपके पास? एक्टिवेट द ऑप्शन ऑफ पेरोल। वो ऑप्शन कैसे और कहाँ से एक्टिवेट होगा, गौर से देखिएगा सामने। गेट ऑफ टैली पे रहते हुए फंक्शन की प्रेस करोगे F11, और F11 प्रेस करने के बाद आप चलाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। F11 प्रेस करने के बाद आप कहाँ चलाएंगे? अकाउंटिंग फीचर्स में। और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद सामने देखो एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन पेरोल। सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे? यस कर दीजिएगा, और एंटर करते हुए इसको सेव कर देना। एंटर करते हुए आप इसको सेव करोगे। जब मैंने वहां पे पेरोल के ऑप्शन को एक्टिवेट करवाया है तो सामने देखिए अब पेरोल के ऑप्शन मेरे पास एक्टिवेट हो गए। शुरू में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने एक्टिवेट करवाया तो पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गए, सही है। अच्छा जी, तो अब मैं ये बता रहा था कि देखो शुरू में हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा था पेरोल का, लेकिन जब हमने एक्टिवेट करवाए तो देखो हमारे पास पेरोल का ऑप्शन यहाँ पर आके एक्टिवेट हो गए। अब है आपके पास स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या है? क्रिएट पे हेड्स। क्रिएट पे हेड्स। पे हेड्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज को सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट्स देने, और एम्प्लॉयज की सैलरी से क्या क्या चीजें डिडक्ट करनी है, ये सारे पे हेड्स कहलाते हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी हो गया, हाउस रेंट हो गया, मेडिकल हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो एम्प्लॉयज को सैलरी में जो जो बेनिफिट्स देने और जो जो डिडक्शंस करनी है, तो ये सारे पे हेड्स कहलाते हैं। तो ये एक एक करके तमाम पे हेड्स इसमें बनाने पड़ेंगे। पे हेड्स कहाँ से और कैसे बनते हैं अब वो परफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब है आपके पास स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या है आपके पास? क्रिएट पे हेड्स। पे हेड्स बनाने के लिए आप लोग कहाँ जाओगे? गेट टैली में आके पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में जाने के बाद पे हेड्स, और पे हेड्स में जाने के बाद क्रिएट। पे हेड्स में आने के बाद क्रिएट। पहला पे हेड मैं बना रहा हूँ, गौर से देखना सामने। एक मिनट। पहला पे हेड मैं बना रहा हूँ बेसिक सैलरी के नाम से। पे हेड टाइप क्या होगी इसकी? ये क्या होती है? एम्प्लॉय की अर्निंग होती है ना, तो पे हेड टाइप क्या आएगी? अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। पे हेड टाइप क्या आएगी? अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। अंडर किस में जाएगा ये आपके पास? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी को अफेक्ट करे, हाँ करे, यस। नियम टू पे पे स्लिप, जब एम्प्लॉय को पे स्लिप दी जा रही है तो क्या नाम लिखवा रहा हूँ? बेसिक सैलरी लिखवा रहा हूँ, मैंने कहा हाँ सही है। ये ग्रेजुएटी पे वर्किंग नहीं करता तो ये ऑप्शन क्या रहेगा? नो रहेगा।
कैलकुलेशन टाइप क्या आ जाएगी यहाँ पे, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट से मुराद क्या होता है, ये फिक्स अमाउंट दिया जा रहा होता है, ये किसी पे कैलकुलेट नहीं होता, ये फिक्स अमाउंट दिया जाता है। बाकी हाउस रेंट हो गया या मेडिकल हो गया, कन्वेंस वगैरह हो गए, वो कैलकुलेट होते हैं किस पे, टोटल अर्निंग पे, यानी टोटल बेसिक है। लेकिन बेसिक खुद किसी पे कैलकुलेट नहीं होता, ये फिक्स अमाउंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन टाइप क्या लेंगे, फ्लैट रेट। कैलकुलेशन पीरियड क्या होता है हमारे यहाँ, मंथली होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंथ्स। ये राउंड करने के लिए पूछा है, तो राउंडिंग मेथड अभी हमने क्या ले लिया, इसको नॉट एप्लीकेबल। अभी तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अभी तो सिर्फ पहला पे हेड में बना रहा हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं है इसका। डायरेक्ट एंटर करके इसको सेव करोगे। दूसरा पे हेड बना रहा हूँ, देखो, हाउस रेंट के नाम से। ये भी क्या इम्प्लाई की, ये भी अर्निंग होती है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तमाम चीजें वही हैं। यहाँ पर आके अब कैलकुलेशन टाइप क्या आ जाएगी, एज कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पर आके तुमसे पूछता है, कहता है यार बैक हैंड पे आप लेकर आ रहे हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो कह रहा है मुझे ये तो बताओ ये कंप्यूट होगा किस पे। तो कंप्यूट किस पे होगा, ऑन करंट अर्निंग टोटल, यानी जो अर्निंग है उस पे ये कैलकुलेट होगा। स्लैब टाइप, अब दो तरह से देखो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है हाउस रेंट, या तो परसेंटेज में देगी या वैल्यू में देगी। अब डिपेंड करता है कंपनी के, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को हाउस रेंट परसेंटेज में देना चाह रही है या वैल्यू में देना चाह रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट हम परसेंटेज में ले लेते हैं। कितना परसेंट देगी कंपनी हाउस रेंट अपने एम्प्लॉयज को, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ 37%। एंटर, देन सेव। एक और बेनिफिट के तौर पे बना लेते हैं मेडिकल का, ये भी अर्निंग है, तमाम चीजें वही हैं, ये भी कैलकुलेट होगा। ये मैं ले रहा हूँ वैल्यू में, यानी कि ये अमाउंट ले रहा हूँ मैं, दोनों तरीकेकार बता दिए, परसेंटेज भी बता दिया, और ये मैं ले रहा हूँ वैल्यू में, यानी कि ये अमाउंट दूंगा। अच्छा भी कितना अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट कर दिया मैंने, मिसाल के तौर पे 5000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। एंटर, देन सेव। और एक लास्ट पे हेड में बना रहा हूँ, ये डिडक्शन का बना लेता हूँ, इनकम टैक्स। और से देखना सामने, ये इम्प्लाई की अर्निंग नहीं है, ये इम्प्लाई की अर्निंग नहीं है, ये क्या है, डिडक्शन फ्रॉम इम्प्लॉयज। और ये किस में जाएगा आपके पास, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये भी आएगा, ये भी कंप्यूट होगा, कैलकुलेट होगा। और कैलकुलेट किस पे होगा, लास्ट में आते जो अर्निंग मनी उसी पे कैलकुलेट होगा। ये भी परसेंटेज में मैं डिडक्ट करूंगा, और कितना परसेंट, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स में कहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ 6%। एंटर, देन सेव। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई अर्निंग है अर्निंग के पे हेड्स, और अगर कोई डिडक्शन है तो इस तरह से आपको डिडक्शन के पे हेड्स इसमें बना लेंगे। अब है आपके पास स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या, आपके पास क्रिएट एम्प्लॉयज। अब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज बनाए जाएंगे, एम्प्लॉयज की रिटर्न ट्री होगी। टैली में एम्प्लॉयज की रिटर्न ट्री कैसे और कहाँ से होती है, गौर से देखो। गेट ऑफ टैली में जाके पेरोल इन्फो, पेरोल इन्फो में जाने के बाद, अमीन मेरे दोस्त, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, फिर हम उसको बाद में पेमेंट करते हैं एफबीआर को। शुरू में ये लाइबिलिटी होती है आपके पास, सही है। फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखना। गेट टू टेली में आके पेरोल इन्फो, पेरोल इन्फो में जाने के बाद एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज में जाने के बाद क्रिएट, एम्प्लॉयज में जाने के बाद क्रिएट। दो एम्प्लॉय में बनाऊंगा, पहला एम्प्लॉय डिटेल में मैं बना रहा हूँ, गौर से देखना सामने। एम्प्लॉय का नेम आ गया, फॉर एग्जाम्पल आसिम अहमद, बाय डिफॉल्ट टाइप प्राइमरी। जिस डेट को इसने ऑफिस ज्वाइन करा था, ज्वाइनिंग डेट आएगी। एम्प्लॉय नंबर, आईडी कार्ड नंबर जो भी एम्प्लॉय का होगा यहाँ पर आके लिखोगे आप। इसका डेजिग्नेशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट्स मैनेजर है। फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल अकाउंट्स। लोकेशन कहाँ होता है, फॉर एग्जांपल कराची। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ मजबूरन आपको वही लेनी पड़ेगी जो फाइल क्रिएट करते वक्त या जो ऊपर दी है, क्योंकि डेमो में और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, टैली में ये प्रॉब्लम है। लाइसेंस सर्जन में लाजमी है, जो डेट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन डेमो में आपको वही डेट उठानी पड़ेगी। ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी होगा वो आ जाएगा, फादर या मदर नेम जो भी होगा वो यहाँ पर आके लिखोगे आप। जो भी इसका एड्रेस है यहाँ पर आके इसका एड्रेस देंगे। कॉन्टैक्ट फोन नंबर, ईमेल आईडी। पेमेंट डिटेल, ये इससे आसिम से रिलेटेड है, आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड। जिस बैंक में इसका अकाउंट ओपन हुआ हुआ है उस बैंक का नाम, कौन सी ब्रांच में अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, ब्रांच का नेम आ जाएगा, और जो भी इसका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर आके इसका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव करेंगे। एक और एम्प्लॉय बना रहा हूँ मैं, ओवैस शाह के नाम से। इसकी तमाम डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ मैं इसका डेजिग्नेशन दे रहा हूँ, क्लियर।
बाकी डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब है आपके पास इसका सेकंड लास्ट स्टेप। एम्प्लॉयज क्रिएट करने के बाद अब है आपके पास इसका सेकंड लास्ट स्टेप, स्टेप 4 है। और स्टेप 4 क्या है? क्रिएट एम्प्लॉयज सैलरी डिटेल। अब एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी डिटेल हम मेंटेन करेंगे कि इस एम्प्लॉय को सैलरी में क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी है। सैलरी डिटेल कहाँ से और कैसे मेंटेन होगी, गौर से देखो। उसके लिए जाओगे गेट टू टेली में आके पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में जाने के बाद सैलरी डिटेल, और सैलरी डिटेल में जाने के बाद क्रिएट। सैलरी डिटेल में जाने के बाद क्रिएट। कह रहा है किसकी डिटेल मेंटेन करनी है आपने? आसिम की करनी है या वैसे की करनी है? मैंने कहा पहले मुझे आसिम की डिटेल मेंटेन करनी है। राइट हैंड साइड पे देखो, जितने हम लोग पे हेड्स बनाकर आए थे तमाम पे हेड्स यहाँ पर आके शो करवा रहा है आपको। एक एक करके आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहा है बेसिक सैलरी। अब ये कौन था? मैनेजर था आपके पास, सही है। तो मैंने कहा यार मैं बेसिक सैलरी मिसाल के तौर पे मैं इसको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज ऑनली 87,000। मैं कहता हूँ मैं इसको हाउस रेंट भी दूंगा, मैं इसको मेडिकल भी दूंगा और इसका टैक्स भी डिडक्ट करूंगा। सिर्फ हमें यहाँ पे बेसिक डिफाइन करनी है हम कितनी दे रहे हैं। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पे हेड्स में बताकर आया था कि इतना परसेंट देना है या इतना अमाउंट देना है। सिर्फ हमें यहाँ पे बेसिक डिफाइन करनी है, बाकी सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, याद रखना। सही है। एंड ऑफ लिस्ट हो गए, एंटर करके सेव। फिर दूसरा था ओएस। ओएस कौन था? ये क्लर्क था। तो मैंने कहा यार मैं इसको बेसिक सैलरी दूंगा मिसाल के तौर पे 16,000। नहीं, बहुत कम हो जाएगी, 23,000। और मैं कहता हूँ मैं इसको मेडिकल भी दूंगा। यहाँ पे याद रखना कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस एम्प्लॉय को आप जो चीज नहीं देना चाह रहे वो यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं करोगे। इससे पहले वाला मैनेजर था तो मैंने सारे बेनिफिट दिए उसको, सारे अलाउंसेस दिए, उसकी प्रोडक्शन भी करी। अब ये कौन है? ये क्लर्क है। तो अगर क्लर्क को आप सारे अलाउंस नहीं देना चाहते तो यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं करोगे, जो देना है सिर्फ वही सिलेक्ट करोगे। डिडक्शन अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं टैक्स की डिडक्शन नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पे टैक्स की आप सिलेक्शन भी नहीं करोगे। सही है। एंड ऑफ लिस्ट, देन सेव। और अब है आपके पास लास्ट स्टेप है इसका। और लास्ट स्टेप क्या है? एम्प्लॉयज को सैलरी की पेमेंट करेंगे और पेरोल एंट्री परफॉर्म करेंगे। लास्ट स्टेप है, स्टेप 5 है। और स्टेप 5 क्या है आपके पास? क्रिएट पेरोल एंट्री। और वो एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म होगी, गौर से देखें। गेट ऑफ टैली में आके पेरोल एंट्री, गेट ऑफ टैली में आके पेरोल वाउचर्स। पेरोल एंट्री कहाँ से परफॉर्म होगी? गेट ऑफ टैली में आके पेरोल वाउचर्स में जाओगे। पेरोल वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले क्या प्रेस करना है? ऑल्टर ए। पेरोल वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना होगा? चैट में भी लिख देता हूँ। पेरोल वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले क्या प्रेस करोगे आप? ऑल्टर ए प्रेस करोगे। ऑल्टर ए प्रेस करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर आके मंथ की बिगनिंग डेट लेनी है, यहाँ पर आके आपको, यहाँ पर आके मंथ की एंडिंग डेट लेनी है आपको। तमाम प्राइस को साथ देना चाह रहे हो सैलरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल आइटम। अगर स्टेप बाय स्टेप देना चाह रहे हो तो एक एक करके एम्प्लॉय की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं ले रहा हूँ ऑल आइटम्स। और सैलरी की पेमेंट कहाँ से कर रहे हो? कैश कर रहे हो तो कैश, चेक कर रहे हो तो बैंक। तो फॉर एग्जाम्पल बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एसबीएल बैंक। बैंक सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करूंगा, ये देखो तमाम डिटेल यहाँ पर आके इसने ऑटोमेटिकली शो कर दी। कह रहा है आसिम की बेसिक ये, हाउस रेंट ये, मेडिकल ये, टैक्स ये है, तो इसकी टोटल नेट ये बन रही है। वैस की टोटल बेसिक ये है, मेडिकल ये है, इसकी टोटल सैलरी ये बनी है। तमाम एम्प्लॉयज की मिला के नेट सैलरी यहाँ पर आके आपको शो करवा रहा है। एंटर करते हुए अगर यहाँ पर आके नरेशन देना चाहोगे, नरेशन दोगे यहाँ पर आके। अगर नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट एंटर करके आप इसको सेव करेंगे। ये होगी आपका पेरोल कंप्लीट। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखोगे, गौर से देखो। गेट टू टेली में आके डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट्स में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। और स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाने के बाद दो रिपोर्ट्स हैं इसकी, एक है पे स्लिप और एक है पे शीट। दो रिपोर्ट्स हैं, एक है पे स्लिप और एक है पे शीट। मैं कहता हूँ मुझे पे स्लिप देखनी है। अच्छा जी, कह रहा है किसकी पे स्लिप देखनी है आपको? मैंने कहा मुझे आसिम की पे स्लिप दिखाओ। क्लिक करो आसिम पे या एंटर कर देना। पूरी आसिम की देखो इसने पे स्लिप यहाँ पे आके शो कर दी।
सबसे पहले तो ऊपर जो हमने पूरी इसने इन्फॉर्मेशन दी थी आसिम की, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आके आपको शो करा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम आसिम की यहाँ पर आके देखो इसकी अर्निंग शो कर रहा है। राइट हैंड साइड पे इसकी पूरी डिडक्शन यहाँ पर आके आपको शो कराएगा। इसकी जो टोटल अर्निंग बनी थी 124,190 बनी थी, 1,24,190 रुपए। लेकिन हमने डिडक्शन करी इसकी 7,491 रुपये, तो इसकी नेट सैलरी जो बन रही है 1,16,738 रुपीज। सही है। अच्छा मैं कहता हूँ मुझे ओवैस की पे स्लिप शो करवाओ। ओवैस की देख लो, जो ग्रॉस है वही इसकी नेट है। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई हमारे पास डिडक्शन नहीं थी। राइट। और अगर मैं देखना चाहूँ इनकी पे शीट, पे शीट में तमाम एम्प्लॉयज का एक साथ मिला के आपको शो करवाएगा। पे शीट में तमाम एम्प्लॉयज का मिला के एक साथ यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा। यहाँ पर आके देखो आपको बता रहा है कि तमाम एम्प्लॉयज को मिला के आप बेसिक कितना दे रहे हैं, हाउस रेंट, मेडिकल, तमाम एम्प्लॉयज की मिला के अर्निंग क्या बनी है यहाँ पे। डिडक्शन सेपरेटली शो करेगा हर एम्प्लॉय की, अगर अलग अलग करिए। अभी तो एक ही की तो रही थी, उसी की बता रहा है। फिर टोटल डिडक्शन सम अप करके यहाँ पे बताएगा कि टोटल एम्प्लॉय वाइज किस किस की कितनी डिडक्शन कर रहा हूँ। और आखिर में आके नेट सैलरी शो कर रहा है कि टोटल आसिम को आप नेट सैलरी ये पे कर रहे हैं, वैसे को नेट सैलरी की ये पेमेंट कर रहे हैं, और तमाम एम्प्लॉयज की मिला के नेट सैलरी की जो पेमेंट कर रहे हैं आप 1,44,738 रुपीज। राइट। क्लियर है। तो यहाँ पर आके आज आपका ये पेरोल का टॉपिक और यहाँ पे आज आपका टैली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से अब